नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी खरीद फरोख्त और विरोध की। देवभूमि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव का दंगल जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। नामांकन के अंतिम दिन बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन किए, तो वहीं नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद मतदान के लिए कुछ ही दिनों का समय शेष रह गया है। टिकट बंटवारे के बाद भाजपा कांग्रेस में बड़ी बगावत भी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में भाजपा कांग्रेस के नाराज नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवारी की है, जिसकी वजह से दोनों ही दलों की टेंशन बढ़ गई है। और इस बीच कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी के शीर्ष नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक देहरादून में भाजपा के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने होंगे। कांग्रेस देहरादून नगर निगम का चुनाव पिछले 3 चुनावों से हारती जा रही है। हालांकि वीरेंद्र पोखरियाल को मेयर प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जीत जरूर दर्ज करेगी। अब सवाल यह है कि निकाय चुनाव के लिए किसकी कितनी तैयारी है और क्या बागी भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भाजपा कांग्रेस समेत तमाम दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। देर रात चले भाजपा कांग्रेस के बीच जिताऊ प्रत्याशियों पर मंथन चलता रहा। हालांकि इस बीच कांग्रेस में भारी बवाल देखने को मिला, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने होटल में जमकर बवाल काटा। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। हालांकि पार्टी ने इन सभी आरोपों से इनकार करते हुए जाँच की बात कही है। वहीं भाजपा को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस हंगामे के बाद बैठे बिठाए एक मुद्दा दे दिया, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। देखिए, जो झूठा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया जा रहा है उसमें कोई भी गंभीरता नहीं है। और चुनाव के दौर में बहुत से लोग अपने समर्थकों के लिए टिकट की पैरवी करते हैं। अगर किसी कारण से उनका टिकट कट जाए तो इस प्रकार की अनर्गल बातें वो कर रहे हैं। जहां पर पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठ कर के नामांकन प्रक्रिया पर चिंतन मंथन कर रहे हों, वहां आप घुस जाएं। आपको किसने वहां पर बुलाया? और अपने मुंह से ही वो आरोप लगा रहे हैं, कोई प्रमाण तो वो दिखा नहीं रहे हैं। अगर आपके पास कुछ प्रमाण है तो उसको आपको सार्वजनिक मंच पे भी रखना चाहिए, पार्टी फोरम पे भी रखना चाहिए। और बेवजह अगर आप किसी की छवि को खराब कर रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मामला है। हम इस वीडियो की जांच करवा रहे हैं। अगर इसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की संलिप्तता पाई गई तो निश्चित तौर पर पार्टी इस पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर हमने तो कहा कि कांग्रेस में टिकट पाओ, थैली मजबूत बनाओ, ये तो फॉर्मूला है उनका, उसी को टिकट देते हैं। उनको कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है कि वो ज़मीन में कितना काम करता है, वो पार्टी का समर्पित है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि वो कार्यकर्ता को ढूंढते हैं और जो पार्टी के साथ निष्ठावान रहते हैं उसको टिकट देते हैं। कांग्रेस में तो कार्यकर्ता कोई लेना देना नहीं है। जिसकी अटैची में ताकत हो, जिसकी थैली में ताकत हो, उसको टिकट देने का काम करते हैं वो। आपको बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दोनों ही दलों ने नामांकन के अंतिम दिन तक अपने सभी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की। बावजूद इसके कांग्रेस भाजपा को प्रदेश भर में बड़ी बगावत का सामना करना पड़ा है। हालांकि दोनों ही दल इस बगावत से नुकसान से इनकार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक देहरादून भाजपा के सौरभ थपलियाल और कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल आमने सामने होंगे। और कांग्रेस देहरादून निगम का चुनाव पिछले 3 चुनाव से हारती जा रही है। हालांकि वीरेंद्र पोखरियाल को मेयर प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस जरूर जीत दर्ज करेगी। बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है हीरा है हमारा कैंडिडेट।
इससे बढ़िया कैंडिडेट किसी दल को मिल ही नहीं सकता। वीरेंद्र पोखरियाल जी का पूरा करियर ग्राफ अगर देखेंगे, उनकी पूरा जीवन देखेंगे, तो वो समर्पित रहा है सामाजिक कार्यों के लिए। एक राज्य आंदोलनकारी वो रहे हैं, 3 महीने से ज़्यादा वो जेल रहकर आए हैं। उसके अलावा वो एक वकील हैं, उसके अलावा वो सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और तो और उनका जो जनाधार है और लोकप्रियता है, उनका जो विनम्र और सौम्य व्यवहार है, उसको देखते हुए और जनाधार और उनका जो समाज के प्रति जो योगदान है, जो संगठन के प्रति उनका योगदान है, कि बिना उफ किए, बिना शिकायत किए वो व्यक्ति एक साइलेंट कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्य पार्टी के लिए करता रहा। कोई शिकायत नहीं, नॉन कंट्रोवर्शियल, कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा हुआ है, कोई उनके ऊपर उंगली किसी मामले में नहीं उठा सकता, ना भ्रष्टाचार, ना चरित्र, किसी मामले में वो उन पर कोई दाग नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भाजपा के प्रत्याशी सामने हैं वो कहीं नहीं टिकते वीरेंद्र पोखरियाल जी के सामने, और भाजपा के तो जड़ें खोदने के लिए भाजपा ही काफी है। नहीं, कोई देखिए, कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हमारे सभी जो शीर्ष नेतृत्व है, सभी जो वो लोग जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी भावनाएं हल्की थोड़ी बहुत कुछ अगर आहत हुई होंगी, तो वो उनको मनाने का काम करेंगे। और संगठन है, और बहुत बड़ा संगठन है, उसमें ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। मुझे लगता है कि सारी चीजों को मैनेज किया जाएगा, और इस चुनाव को बहुत ही बेहतर तरीके से गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी लड़ती है। और तमाम सभी कार्यकर्ता जिनको टिकट मिला है वो तो चुनाव अपना लड़ेंगे, लेकिन जिनको नहीं मिला उनको भी साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, और सभी के साथ इस चुनाव को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ के युवाओं का जोश आप देख रहे हैं, जिस कदर जोश यहाँ के युवाओं के, हमारे युवा कार्यकर्ताओं में है, उससे लग रहा है, निश्चित रूप से हमें लग रहा है कि इस बार हम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाय चुनाव में करने जा रहे हैं, पंचायत चुनाव में करने जा रहे हैं। और उसकी सतत तैयारी के रूप में हमने अपने कैंडिडेट उतारे हुए हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, ये एक्स सर्विसमैन की बात तो करते हैं, पूर्व सैनिकों की बात तो करते हैं, लेकिन पूर्व सैनिकों को राजनीति में उतना महत्व नहीं देते हैं। उसी को ध्यान देते हुए उत्तराखंड क्रांति दल ने अपना मेयर पद में भूतपूर्व सैनिक जो है वीरेंद्र बिष्ट जी को, उनको उतारा हुआ है। और 30 साल उन्होंने सेना में सेवा करी है, देश की सेवा करी है। अब उन्होंने बेड़ा उठाया है राज्य की सेवा करने के लिए, इस प्रदेश की सेवा करने के लिए, और विशेष रूप से इस नगर निगम की सेवा करने के लिए। तो अब हमें लगता है कि जनता हमारी बात को समझेगी, हमारे जो मुद्दे हैं उनमें समर्थन दिखाएगी, और निश्चित रूप से हम लोग जो जनता की आकांक्षाएं हैं और अपेक्षाएं हैं, उत्तराखंड क्रांति दल उनको पूरा करेगा। कुल मिलाकर राज्य में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस निकाय चुनाव के इस दंगल में आमने सामने है। इस बीच दोनों ही दलों में कार्यकर्ताओं की भारी नाराजगी भी सामने आई है। ऐसे में देखना होगा कि निकाय चुनाव के दंगल में किसकी जीत होती है और किसको हार का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और हमारे साथ में दीपक मलिक जी हैं समाजवादी पार्टी की ओर से, और प्रभा बंदूनी जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। आगे और मेहमान हमारे साथ में चर्चा का हिस्सा बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत आज कर लेंगे प्रभा बंदूनी जी के साथ में, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत मैम आपका। प्रभा जी का रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, बागी मुश्किल बढ़ा रहे हैं। बीजेपी के लिए भी कुछ स्थिति वैसी ही हो गई है मैडम। देखिए, जहां तक मैं भारतीय जनता सवाल है, हम तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। और मैम सामने निकल कर आ रहे हैं लोग, सामने आकर बोल रहे हैं, तो फिर इस बात को इनकार करना कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक नहीं होगा। आपकी अपनी पार्टी के नेता बाहर निकल कर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कई जगहों पर तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए। देखिए, अगर आरोप की बात है तो आरोप तो आप कांग्रेस से पूछिएगा कि जहां कांग्रेस से भी पूछेंगे, लेकिन बीजेपी अनछुई थोड़ी रह गई ना। आप कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ। सारे जो उम्मीदवार हैं, जहां जब तक टिकट का बंटवारा नहीं हुआ था, मैं कह सकती हूँ कि सब अपनी दावेदारी कर रहे थे, और वो होनी भी चाहिए। टिकट बंटवारे के बाद, अनाउंसमेंट के बाद, आपकी ओर से सूची जारी किए जाने के बाद भी बगावत हो रही है, लोग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उतर रहे हैं। ये आपकी मुश्किलें नहीं बढ़ाएंगे क्या?
सभी जगह पर वो स्थिति देखने को मिल रही है। और ये मत कहिए कि कांग्रेस से पूछिए, कांग्रेस से अपने सवाल हैं, वो मैं डिसाइड करूंगी मुझे कांग्रेस से क्या पूछना है। लेकिन अगर बीजेपी में भी वही स्थिति है तो मुझे लगता है कि सवाल बीजेपी से भी किया जा सकता है। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी जो है वो धरातल पे काम करने वाली पार्टी है, और अगर हमारे कार्यकर्ता ने वहां पर काम किया है, हम हमेशा कार्यों को लेकर मैदान में उतरते हैं, तो मुझे लगता है अगर हमने कार्य किया होगा, विकास किया होगा, ठीक है, कार्यकर्ता है, उनकी भावनाएं होती हैं, लेकिन अगर वो पार्टी के साथ अपना पूरा सहयोग देते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ऐसी कोई समस्याएं आएंगी। और उन्होंने तन मन धन से, जहां पर भी हमारी ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न हुई होगी, तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने उनसे बात कर ली है, और ये शुरू में स्थिति उत्पन्न हुई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा है काफी जो वो सामान्य हो गई है, और उनको बता दिया गया है कि एक कार्यकर्ता का काम जरूरी नहीं है कि हम एक टिकट के लिए ही हमारा कार्यकर्ता काम करता है। हमारा दायित्व है कि हम हर जगह अपना काम करें और जनता तक अपनी जो हमारी जितने भी हम जन कल्याण के काम करते हैं वो धरातल पर रहकर काम करें। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के बारे में आपको मैं ये बता देना चाहूंगी कि हमारा जो कार्यकर्ता होता है वो जनता के लिए समर्पित कार्यकर्ता है। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हर कोई चाहता है कि हाँ उसको भी हम कह सकते हैं कि आवेदन करने का अधिकार है, उसको भी नेतृत्व करने का अधिकार है, वो उसको भी मिलना चाहिए, सबकी अपनी अपेक्षाएं होती हैं। लेकिन अब आपको पता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, कोई एक ही उम्मीदवार एक जगह से टिकट उसको मिल सकता है, तो उसके तहत ही जो जहां पर हमें लगा ये कार्यकर्ता अच्छा है, काम कर सकता है, और वहां के जो समीकरण है उसके हिसाब से कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया है। तो ऐसी असमंजस की स्थिति हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हमने काम उस क्षेत्र में किया है, धरातल पर काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कम से कम भाजपा के लिए तो ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होगी। ठीक है, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हमारे साथ में पीछे थपलियाल साहब हैं। स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, स्थितियां सबके लिए वही हो गई हैं, अब मैनेज कैसे करें? अब तक तो निकाय कब कराएं, कैसे कराएं, इस पर चर्चा हो रही थी, लेकिन अब सर जब तारीखों का ऐलान हो गया तब अब किसको प्रत्याशी बनाएं, इस पर भी मंथन जारी है। और कांग्रेस पर तो बड़े बड़े आरोप लग गए, पैसे तक लेने का आरोप उनके अपने नेताओं ने लगाया। बीजेपी का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, गुस्सा सब में है। जी, राजनीति इन दोनों बड़े दलों ने एक व्यवसाय में बदल दिया है। राजनीति एक बहुत बड़ा धंधा बन चुका है। ये कोई वैचारिक आधार पे राजनीति नहीं हो रही है। वही चेहरे जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में नजर आ रहे हैं, और भाजपा से दोबारा वापस कांग्रेस में नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा घालमेल हो गया है, माफियों का पूरा नियंत्रण है, और पैसे का पूरे बल पे चुनाव लड़े जाते हैं, हम सब जान रहे हैं। आज जो राजनीति है पूरी तौर से तमाशा, जैसे क्रिकेट मैच होता है ऐसे कन्वर्ट हो गया है। हम छोटे राज्य के हैं और हमारा एक लंबा करियर रहा है सामाजिक, उसमें हम पाते हैं कि जो भी इस समय चुनाव लड़ रहे हैं उनका विश्लेषण हमें करना चाहिए अपने पार्टी के खोल से बाहर आकर। जो मुख्य उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल और अन्य जो निर्दलीय रूप में इस बड़े जो निगम है देहरादून, एक महत्वपूर्ण शहर है, आधार है उत्तराखंड का देहरादून, इस देहरादून का जो मेयर है, क्या वो गामा जैसा होना चाहिए? देखिए आप, हम अभी तक गामा के भ्रष्टाचार को पूरी तौर से विस्तार में चर्चा करते रहे इसी चैनल में, और आज इन्होंने एक चेहरा बदलकर दूसरा हमारे सामने रख दिया। और इस समय उसको देखो, इनकी कला हो गई, ये कलाबाज हो चुके हैं। ये हमें वोट अब जनता नहीं देती, जनता इनको जितवाती नहीं है, ये जितवाते हैं अपने उम्मीदवार को। इन्होंने जिस तरह से अभी खेल खेलना है, आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार अनुभवहीन है, युवा है, क्योंकि राजनीति में कोई दौड़ भाग उछल कूद की जरूरत नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। राजनीति में दो महत्वपूर्ण चीज काम करती हैं, एक अनुभव और दूसरा विजन। जो दूरदृष्टि होता है नेता, इन दो का समावेश हमारे नेताओं में होना चाहिए। लेकिन राजनीति चूंकि अभी 10 साल से जो मैं देख रहा हूं, 2014 के बाद इसका पूरा स्वरूप बदल चुका है राजनीति का, और हम विवश है इस राजनीति को झेलने के लिए। इस समय जो जो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने दिया या कांग्रेस ने दिया, कांग्रेस ने
एक दोनों छात्र नेता रहे हैं, वीरेंद्र पोखरियाल और सौरभ थपलियाल। और दोनों में जो वीरेंद्र पोखरियाल है, इसकी जिस समय पृथक राज्य उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, उस समय डीएवी के छात्र संघ के अध्यक्ष थे। यानी छात्र युवा शक्ति किसी भी आंदोलन में बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करता है। उस ऊर्जावान शक्ति का नेतृत्व उस समय वीरेंद्र पोखरियाल के हाथों में था। लेकिन उससे ज्यादा जो भूमिका उस समय निभा रहा था, वो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अपना रविंद्र जुगरान बहुत ही मतलब एक्टिव होकर पूरी शक्ति के साथ पृथक राज्य आंदोलन में रहा। ये हमने देखा है। उतनी बड़ी भूमिका वीरेंद्र पोखरियाल ने नहीं निभाई जितनी भूमिका रविंद्र जुगरान ने निभाई। लेकिन रविंद्र जुगरान जो एक अनुभवशील नेता, एक ऐसा नेता जिसके पीछे अपना इतिहास है, उसको दरकिनार करके ये सौरभ थपलियाल को लाए। देखिए आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि सौरभ जो नवा नएला लड़का है, जिसको अभी तक कोई ऐसा है नहीं कि किसी भी व्यवस्था को कैसे चलाते हैं। एक फैक्ट्री चलाने के लिए भी हम एमबीए ढूंढते हैं, लेकिन इनको अब जरूरत नहीं है। इन्होंने अभी हमें दिखाना है, वो देखो मोदी जी, और हमने आंख मीच कर इनको वोट दे देनी है। ये बड़ा संकट आ गया है। हम लोग अपने जीवन में ऐसे कार्यकाल में हमने तो बड़ा सपना देख के राज्य लिया था, लेकिन हमारे जो सपने थे वो ध्वस्त कर दिए इन राजनीतिक दलों ने, इन माफियों ने हमारे खत्म कर दिए। इन्होंने जिस तरह की राजनीति हमारे प्रदेश में ला रहे हैं, तो आज आप देखिए, आपने कहीं भी देखा होगा कि कोई भी उम्मीदवार इनका, कोई भी जो मुद्दा है राज्य के ज्वलंत मुद्दे, उसके नारे लगाते हुए कोई नहीं दिखा। मैं श्रीनगर में देख रहा था उम्मीदवारों को, मैं पौड़ी में देख रहा था, मैं देहरादून में देख रहा था, कहीं भी कोई अंकिता को याद नहीं कर रहा था, कोई रोजगार की बात नहीं कर रहा था, कोई भू कानून और मूल निवास की बात करते हुए नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पे केवल हमारा मैयर ऐसा हो, सौरभ थपलियाल जैसा हो, ऐसे नारे लगाकर ये राजनीति का जो हल्का स्वरूप हमारे सामने रख रहे हैं। आते हैं प्रभा जी, आते हैं, पहले एक बार कंप्लीट कर लें। हाँ। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। जब मैडम की बारी आएगी, मैडम आप बोल लेना, आप बहुत ज्यादा अनुभवशील व्यक्ति हैं, आपका कहना ही क्या है, आप हमें बोल दे, बीच में टोकना अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम जो पीड़ित है, हमने इस राज्य की जो लड़ाई लड़ी है, आज हम बहुत ही ऐसा महसूस कर रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। जी ठीक है, जिस तरह की स्थिति आज पैदा कर दी लोगों। ठीक है, चलिए आपके पास में लौटेंगे। दीपक मलिक जी हैं, समाज सेवी हैं, बहुत स्वागत सर आपका। दीपक जी, कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर है, भले ही बीजेपी या कांग्रेस चीजों को मैनेज करने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन अब स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि सर खुलकर विरोध दोनों ही पार्टियों में दिख रहा है। एक तरफ तैयारियां हैं, दूसरी ओर अपनों को मनाने की कोशिश। क्या लग रहा है कि क्या बीजेपी जो अब तक बाकी के चुनावों में बेहतर परफॉर्म कर रही थी, वो वैसे ही उसी राह पर चल पाएगी तब जब उसके अपने कहीं ना कहीं विरोधी हो गए हैं, उसके अपने कार्यकर्ता खुलकर मुखर होकर बोल रहे हैं टिकट बंटवारे को लेकर? और कांग्रेस अब तक आरोप लगाई रही थी बीजेपी पर, लेकिन कांग्रेस में भी वही स्थितियां हो गई हैं। कांग्रेस में तो शीर्ष नेताओं पर पैसे लेकर टिकट बेचने तक के आरोप लग रहे हैं। स्थितियां बहुत ज्यादा विकराल होती जा रही हैं। देखिए, जहां तक विरोध है, ये तो एक लोकतंत्र में अधिकार है। टिकट लेने से पहले भी अगर टिकट गलत है तो उसके लिए भी विरोध जताना एक लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा है। अब जो ये लोग सत्ता में बैठे होते हैं ना, इनके स्वभाव हो जाते हैं तानाशाही वाले। इनको हर चीज में विरोध मायने ये लगता है कि हे भगवान, कहीं पर जो है ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कह करके टालना। लेकिन विरोध जो है ये एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है। अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं जिंदा इंसान हूं, तो विरोध करूंगा। अगर मुझे कोई टुकड़ों पर पलना है तो मैं विरोध नहीं करूंगा, चाहे मैं कांग्रेस का हूं, चाहे मैं बीजेपी का हूं, चाहे किसी भी पार्टी का हूं। भारत में जिंदा रहने की निशानी विरोध होता है, वो हो रहा है। एक स्वस्थ डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी होता है विरोध। जिंदा आदमी विरोध करते हैं, लाशें नहीं करती हैं जो डेमोक्रेसी में पड़ी हुई है। पहली तो बात यह है। और जहां तक बात की जाए कांग्रेस की,
तो मैं एक चीज बतानी चाहता हूं, उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश में भी विपक्ष का दर्जा जनता ने दिया है, लेकिन वो विपक्ष का अपना रोल तो निभा ले। कोई चुनाव होता है, अगर कांग्रेस का कोई अंतर्कलह झगड़ा सामने ना आए ना, जनता को ही बड़ा आश्चर्य लगने लग जाता है कि यार ये तो कमाल हो गया, अनएक्सपेक्टेड फीलिंग। तो ये क्या हो रहा है? आप लोग सत्ता में गए हुए आपको 7-8 साल हो रहे हैं, 7 साल हैं, लेकिन आप आज तक जो है कांग्रेस के लोग सत्ता वाले मोड में ही हो हैं। जो काम आपको सरकार का विरोध करके करना चाहिए, आप लोग आपस में हो। आज जब चुनाव सर पर आया है, ठीक है विरोध होना अपनी जगह है, लेकिन ये बंद कमरों के अंदर राजनीति करना, टिकट बांटना और फिर कार्यकर्ताओं का वहां पहुंच जाना, ये आप लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। जो जिसे कहते हैं ना, शुभ काम कोई होने जा रहा हो, ये लोकतंत्र का एक पर्व है, शुभ काम में कैंची नहीं खड़काते। तो मैं थोड़ा सा एक मजाकिया लहजे में कह रहा हूं, कैंची खड़काने का काम चाहे बीजेपी में हो चाहे इसमें, अगर एक वार्ड के लिए 4 कार्यकर्ता टिकट मांग रहे हैं, आप उनका स्वस्थ ओपन डिस्कशन करिए ना। बंद कमरों में ये इसका आदमी है, ये उसका आदमी है, 4 टिकट इसके हो गए, 6 उसके हो गए, अरे ये क्या होता है? तो विरोध सड़कों पर आएंगे ही आएंगे। अब उसमें लेन देन हो ना हो, लेकिन चर्चाएं तो उठती हैं। बीजेपी में भी कई सारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को साइड करके टिकट बांट दिए गए, लेकिन उसमें इतना मुखर विरोध नहीं हुआ है जितना कि कांग्रेस का हो रहा है। आज देहरादून को 2 युवा चेहरे मिले हैं मेयर के लिए, और एक पूर्व सैनिक मिले हैं। युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। वीरेंद्र पोखरियाल अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर हैं, मैं मानता हूं बहुत अच्छे हैं। सौरभ थपलियाल बीजेपी के ही साथ में जुड़े, एबीवीपी से छात्र संघ चुनाव जीते हैं, डीएवी कॉलेज से वीरेंद्र पोखरियाल भी रहे हैं। लेकिन अगर जो जैसा कि अभी थपलियाल जी ने बताया कि जो अपने रविंद्र जुगरान जी निसंदेह इन सबसे ऊपर के कैंडिडेट रहते बीजेपी के लिए भी, चाहे कुछ और भी हो। मतलब मैं मानता हूं व्यक्तिगत तौर पर निसंदेह बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित होते, ईमानदार साबित होते। लेकिन आज के टाइम में ईमानदारी की जरूरत किसको पड़ी है उत्तराखंड में? वो भी देहरादून नगर निगम के लिए। शर्म आ जाएगी, डूब करके मरने वाले हालात हैं अगर घोटाले खोले। इतने लंबे हैं घोटाले। ठीक है, यानी स्थितियां बहुत खराब हैं। और बिल्कुल ठीक है, आप खुलकर कैमरे पर इन बातों को कह रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। उत्तराखंड साल से होर्डिंग का घोटाला चल रहा है, जो कि प्रेस की खबरें हैं। वो कितने 100 करोड़ तक पहुंच गया पता नहीं। उन्हीं कंपनियों को काम दिया जा रहा है बिना टेंडर के, कोर्ट में मामले अटका करके। ठीक है, अवैध होल्डिंग, जांच हुई, कुछ नहीं। जब ये चमोली जी इस देहरादून नगर निगम के मेयर होते थे, खड़े हुए ट्रकों के टायर बदल करके ना, टायर खरीद लिए जो ट्रक साल्वेज में खड़े हैं ना, डैमेज में यूज नहीं हो रहे हैं। कहां गया वो घोटाला और कहां गई उसकी जांच? ठीक है, अभी इस पर सारा जवाब हम लेते हैं बीजेपी से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदार बीजेपी ज्यादा है, वो सत्ता में है। ठीक है सर, दीपक जी आपके पास में लौटेंगे। ठीक है दीपक जी, 5 गुना कीमत पर खरीदा गया। ठीक है दीपक जी, लौटेंगे आपके पास में, थोड़ा और मेहमान है उनको भी सुन लेते हैं। तो 1 मिनट, एक और लाइन है मेरी। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। समितियों के नाम पर जो धन की बंदर बांट की गई, वो मिल बांट करके खाया गया। अधिकारियों से लेकर ऊपर से नीचे तक कोई आवाज नहीं उठाता, ना पक्ष का ना विपक्ष का। क्यों उठाएंगे? सबके इंटरेस्ट जुड़े हैं। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खरीद फरोख्त और विरोध को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। राजीव चौधरी जी का रुख करेंगे, जिला अध्यक्ष हैं रुड़की से, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राजीव जी, कांग्रेस की स्थितियां बहुत विकट हैं। पहले ही हर चुनाव में अंतरकलह, गुटबाजी, सब चीजों के आरोप तो झेलती रहती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब न सिर्फ आपके विरोधी सत्ता पक्ष में बैठे बीजेपी की ओर से आप पर आरोप लगे, आपके अपने नेताओं ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने कह लें या फिर जो प्रत्याशी बनने की होड़ में हैं उनकी ओर से साफ तौर पर शीर्ष नेतृत्व पर पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं आपकी पार्टी के नेताओं पर, और तब टिकट देने की बात कही जा रही है। सर, निकाय पर आप बहुत सारे आरोप और सवाल बीजेपी से कर रहे थे, लेकिन अभी जो स्थितियां हैं फिलहाल वो आपके पक्ष में नजर नहीं आ रही। इनसे कैसे निपटेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपको, आपके पैनलिस्ट और सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं जी। दूसरा, जो अभी आपने कहा कि पैसे लेने के आरोप लग रहे हैं या अंतरकलह या इस तरह की बातें चल रही हैं, देखिए जब एक मैदान में जब कई खिलाड़ी होते हैं और नंबर तो एक ही का आना है, तो जो दूसरे लोग होते हैं तो वो कई बार उनमें से कुछ लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं। टिकटों के लिए कोई पैसे का लेन देन इस तरह का नहीं है। कांग्रेस ने जितने भी लोगों को चुना है, चाहे हरिद्वार जनपद के रहे हों, चाहे बाकी जनपदों के रहे हों, हम लोगों ने बड़ा ही कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके बड़ी बड़ी हमने, आपने देखा होगा कि मीटिंगें वगैरह रायशुमारी करने के बाद टिकट किए हैं। और जिनको कांग्रेस के वर्करों ने जिनके लिए हामी भरी, हमने ज्यादातर उन्हीं लोगों को टिकट किए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि पार्टी बड़ा परिवार है और कांग्रेस में अपनी बात रखने के लोगों को अधिकार है, तो कई बार क्या होता है कि कोई ज्यादा थोड़ा सा अनुशासनहीनता के दायरे में चले जाते हैं। तो बाकी हमारा परिवार है। अभी हम आज हमारे नॉमिनेशन हो रहे हैं, अभी समय है हमारे पास, हम लोगों को समझाएंगे, बुझाएंगे और पूरी पार्टी एकजुट होकर प्रदेश नेतृत्व के अंडर में हम लोग नए निकाय का चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन ये तो समझाने बुझाने की बात हो गई। अब जो निर्दलीय तौर पर खड़े हो जाएंगे उनसे कैसे निपटेंगे? नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को ही आखिरकार उठाना पड़ेगा। देखिए अभी क्या है, अभी जब ये असली जो तस्वीर स्पष्ट होगी वो होगी जब पर्चे वापस लेने की तिथि निकल जाएगी। तो उस तब तक हम प्रयास करेंगे ज्यादा से ज्यादा अपने, जो हमारी पार्टी के अगर कोई निर्दलीय खड़ा हुआ तो उसको समझाकर बुझाकर एकजुट करने का प्रयास करेंगे। अभी आज से शुरुआत होगी। आज नॉमिनेशन हम फ्री होने के बाद हम उन्हीं जो सीनियर नेता हैं और जो निर्दलीय भरता भी है पर्चा, उनसे जो जुड़े हुए नेता, उनके माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, सबको रिक्वेस्ट करेंगे कि अब एकजुट होकर चुनाव लड़ें, क्योंकि ये लड़ाई केवल चुनाव लड़ने जीतने की नहीं है। उत्तराखंड के अंदर ज्यादातर निगमों पर, ज्यादातर निकाय पे और सरकार में काफी दिनों से भारतीय जनता पार्टी बैठी है और अव्यवस्थाओं का दौर है। आप देख रहे होंगे, अभी दीपक जी कह रहे थे, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, घोटालों के अंबार लगे हुए हैं। तो अब जनता भी ये समझ रही है कि अब इस सरकार से भाजपा को बदलने का, इस प्रदेश से निकालने का समय आ गया है। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 उपचुनाव में हम मंगलोर और बद्रीनाथ में हम चुनाव जीते सर, बस और वही केदारनाथ भी हम बहुत अच्छी पोजीशन में थे। लगभग 10 सालों से कांग्रेस पार्टी की जो स्थितियां डामाडोल होती जा रही हैं वो ठीक नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, देश को एक भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की राजनीति की है और भारतीय जनता पार्टी 2013 में जो वादे करती थी आज तक उन्होंने कोई पूरा नहीं किया। मैं यूं कह रहा हूँ 10-11 साल सरकार बने हो गई है केंद्र के अंदर, और जी 7 साल 8 साल में उत्तराखंड में सरकार इनकी है। लेकिन किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कभी विकास के नाम पर वोट नहीं मांगती है, वो केवल और जाति और धर्म के नाम पर मांगती है, ध्रुवीकरण के नाम पर मांगती है। नरेंद्र मोदी जी जो इतने बड़े वादे करके आए थे, उन्होंने 3 लोकसभा चुनाव हो गए। पहले लोकसभा में चलो वो उस समय तो उनकी सरकार नहीं थी, उन्होंने वादे किए, और दूसरी लोकसभा चुनाव में उन्होंने किसी वादे पे बात नहीं की। और उसके बाद भी अभी ये जो 2024 का लोकसभा हुआ उस पर उन्होंने किसी भी विकास के मुद्दे की बात नहीं की। ये मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, इन्हीं में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करती है। और ये क्या करते हैं कि समाज के अंदर भय पैदा करते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर भय पैदा करेंगे हिंदू समाज के अंदर भय पैदा करेंगे मुस्लिम समाज का, और उस भय के नाम पर ये वोट लेने का काम करते हैं। विकास का भारतीय जनता पार्टी से दूर दूर तक कोई नाता, कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, चलिए, लेकिन बड़ी बात यह ना कि सर, सारे आपने जो आरोप लगाए मुस्लिम, हिंदू, ये सब कुछ करने के बावजूद भी मजबूत तो भारतीय जनता पार्टी ही आपसे नजर आ रही है। अभी निकाय चुनाव में भी एक बद्रीनाथ मंगलौर छोड़ दें तो इसके अलावा कोई बड़ी उपलब्धि फिलहाल पिछले कई सालों से कांग्रेस पार्टी के पाले में नहीं आई। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, धर्म पर राजनीति कर रही है, तो आप अपनी बात को ठीक तरीके से जनता तक पहुंचाइए ना। आप उसमें सफल क्यों नजर आते हैं, ये बड़ी बात है।
देखिए ठीक आपकी है। बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ, लेकिन इस लेकिन पर जब जवाब ये आपसे लेंगे। जब ये धर्म, मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरी हाँ। मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ, धर्म के नाम पर एक बार जब ध्रुवीकरण हो जाता है तो धार्मिक भावनाएं आपके अंदर होती है, उसका असर जनता तो के बीच में था। तुष्टीकरण के नाम पर मैं पूछना चाहूंगी आपसे, तो अभी तुष्टीकरण की नीति कौन अभी अपनाता है, जरा प्रभा इसके जी, बारे में मैं थोड़ा आप किसी बोल के बीच दीजिए। में नहीं बोलता हूँ। ठीक है, ठीक देखिए है, आप ठीक या है तो इनसे प्रभा जी, बुलवा लीजिए, प्रभा मुझसे जी, बुलवा लीजिए। प्रभा ये जी, जो मुद्दे, ये नगर निकाय के प्रभा मुद्दे जी, हैं जो आप बात कर रहे हो, प्रभा ये जी बात- ठीक है, हो गया प्रभा जी, अभी आपसे मैंने नहीं पूछा, अभी अभी शांत दोनों रहिए, लोग बीच शामिल में हैं। कोई नहीं बोलेगा। प्रभा जी प्लीज शांत हो जाइए। के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है प्रभा जी, शांत हो जाइए। मैं जब बीजेपी पर सवाल करी तब आपने नहीं बोला, तब आपने कहा देखिए कांग्रेस पर भी तो देखिए आरोप है। यही बीजेपी का कल्चर आप है शांत रहिएगा। कि हाँ जब बोलिए। असली मुद्दे पर चर्चा होती है, जब तो ये लोग जो है तुरंत उन मुद्दों को लेकर बीच में दूसरे के बीच में कूद पड़ते हैं और माहौल खराब करने का। ये माहौल की तो राजनीति है, ये माहौल खराब करके देश के अंदर अपनी राजनीतिक रास्ता अपनाने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्या लौटेंगे जवाब राजीव देंगे? जी। ठीक है, अब हो गया। अब अंकित हत्याकांड पे जवाब नहीं देंगे, पेपर लीक घोटाले पर हाँ जवाब ठीक नहीं है सर, देंगे, लेकिन अभी उस पर चर्चा नहीं है। अब आप भी उन मुद्दों को छेड़िए खनिया मत ना, घोटाले अभी पर उन जवाब मुद्दों नहीं पर देंगे, चर्चा नहीं है। किसी घोटाले जब उस पर पर हम बात नहीं चर्चा करते करेंगे। हैं तब हम जवाब लेते आज हैं। अब शांत हो आज जो जाइए, है प्रदेश के अंदर अब शांत 10 हो जाइए। राजीव जी हो गया, हो गया, आपने कहा था आप अपनी बात कहना चाहते, हो गया। थपलियाल साहब का रुख करते हैं। थपलियाल साहब, मैनेज करने की बात हो रही है। राजीव जी ने स्क्रीन पर भी बैठकर यही कहा कि हम मैनेज करेंगे, जब पर्चा वापस करने की तिथि आ जाएगी उसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। इन घोटालों पर तो कांग्रेस ने भी जवाब नहीं मांगा। अफसोस की बात तो यह है, विपक्ष वाले तो कुछ कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, विपक्ष में बैठकर अगर अपनी भूमिका दीपक जी ठीक से निभाई गई होती ना, अगर विपक्ष में बैठकर भी भूमिका निभाते तो अच्छा होता। लेकिन यहाँ तो स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि खुद के ही दल में लोगों से लड़ाई जो है उससे भूमिका निभा ले। उभरे। दल तो भ्रष्ट है। अपनी भूमिका आप निभाइए। मैं मलिक साहब आपकी बात से सहमत हूँ और लगातार कांग्रेस सड़कों पे संघर्ष कर रही है इनको लेकर। सर हमने वो देखा है, हमने वो देखा है, जब चर्चा में मुद्दा आता है उस पर बात बस। 5-6 मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में, ये उस गुट का है, ये उस गुट का है। आज तक सत्ता के मोड से बाहर नहीं आ रहे आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, वही है कहा ना, पहले अपने घर की लड़ाई जीती है, उसके बाद कम से कम आप बीजेपी से लड़ाई लड़ पाएंगे। कांग्रेस पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा संकट वही खड़ा हो जाता है। मजबूत करिए पहले। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात दीपक जी ने कही है। संगठन भी मजबूत है और उसी मजबूती ठीक है ठीक है, चलिए अभी चर्चा इस पर नहीं है प्लीज। दीपक जी थोड़ी देर में दीपक जी शांत हो जाइए और प्लीज आप भी राजीव जी प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत रहिए। मैं दीपक जी आपके पास आऊंगी, पहले थपलियाल साहब को सुनेंगे, उसके बाद दीपक जी के पास जाएंगे। राजीव जी शांत हो जाइए। थपलियाल साहब, मैनेज किया जाएगा, राजीव जी ने स्क्रीन पर बैठकर कहा मैनेज किया जाएगा। मैनेज तो चीजें होंगी, लेकिन सर अगर सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर ही हम बात कर ले, सत्ता में फिलहाल बीजेपी है, मजबूत भी है, कांग्रेस पार्टी से थोड़ी ज्यादा नजर आती है। निकाय के नतीजों के बाद स्थिति बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन निकाय तक में कांग्रेस पार्टी कैसे मैनेज करेगी? ये निकाय को लेकर सवाल पूछ रहे थे, लड़ रहे थे, चुनाव नहीं करा पाएंगे, इस तरीके के आरोप लगा रहे थे। सही भी लग रहे थे ये आरोप तब तक जब तक बीजेपी ने चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया, लेकिन अब सब हो गया है। अब जब तारीखें आ गई तब इनके पास समस्या हो गई प्रत्याशियों को लेकर। बीजेपी भी उससे जूझ रही है, लेकिन वो उस स्थिति पर नहीं पहुंची कि चीजें मैनेज ना हो सके। राजीव जी के सामने स्थितियां बहुत विकट हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे मैनेज करेगी चीजों को, या फिर हर बार की तरह अंतरकलह के चलते, गुटबाजी के चलते नैया डूबने वाली है? भाजपा में कैडर बेस्ड पार्टी है, इसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और उसके तहत इवन डिसिप्लिन दिल्ली से आता है। नहीं तो इनके जो मेयर कैंडिडेट थे, चाहे उसमें दिगंबर नेगी रहे हों, प्रकाश सुमन ध्यानी रहे हो, बहुत अच्छे प्रकाश सुमन ध्यानी तो राज्य आंदोलन में अग्रिम भूमिका में थे, वो तक को किनारा किया इन्होंने। अब वो लोग मेरे से क्या बात कर रहे हैं इनको थोड़ी मालूम, भाजपा की जनता पार्टी के प्रवक्ता को किस तरह से वह अंतरकलह हिलोरे मार रहा है, वो तो इनको रिजल्ट में नजर आएगा बहुत ही खतरनाक तौर से। क्या गामा जो टिकट की लाइन में लगा था वो भगसेगा? वो भी नहीं भगसेगा। बहुत ही अंदर खाने एक ऐसी ज्वाला जली हुई है वहां। लेकिन इन सब के ऊपर जो जनता है, जनता के दिमाग में, क्योंकि पहले ये चुनाव हमारे जब हम पहले देखते थे तो ये पार्टी बेसिस पे नहीं लड़े जाते थे, हमेशा जो पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव ये नॉर्मल लड़े जाते थे। अब इन दलों ने अपना चौधरीपन इनका इतना जड़ तक पहुंच चुका है कि ये अब पार्टी बेसिस पे लेके आ गए हैं इन चुनाव को, जो कि जनता के बीच में अपने आप जनता को तय करना चाहिए कि कौन अच्छा है कौन खराब है। लेकिन अब जनता भी ये मानती है कि इस चुनाव में दो टीमें हैं, मेनली क्रिकेट टीम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और जिन जिन को इनके सिंबल मिल जाएंगे वो
लोगों को जनता इस इंपॉर्टेंस देने लगती है। ये हम महसूस करते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम तीसरे वाले लोग हैं, हमको भी लोग साइड किनारे मतलब बहुत गंभीरता से नहीं लेते। वो नहीं देखते कि इन्होंने फौजी कड़ा किया है, इन्होंने गंभीर नेता किया है। जब हमने यहाँ पे जो हमारे कलाकार हैं यहाँ पे, उनको जब हमने टिकट दी, चाहे राजा को भी जब हमें मानवेंद्र शाह को टिकट दी थी तो उनकी जमानत जब्त हुई, और वही राजा को जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी तो जीता। ऐसे स्थिति पैदा हो गई है कि गरीब जो बिना पैसे के दल हैं, जो ईमान से चल रहे हैं, उनकी कोई औकात नहीं रह गई है। केवल धन बल के आधार पे ये पूरा क्रिकेट मैच चलेगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। भले जो अभी स्थिति आई है, खूब बिकी है टिकटें, इसमें कोई दो राह नहीं है। ये तो धंधा बन चुका। मैं पहले ही कहा कि बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है लोगों का। इसलिए किसी को अंकिता की याद नहीं आ रही है, किसी को भू कानून की याद नहीं आ रही है, किसी को मूल निवास की याद नहीं आ रही है। और आप ये देखिए कि जो अभी वो कह रहे थे, चौधरी साहब बोल रहे थे कि हमारी कांग्रेस पार्टी बखूबी, लेकिन हम जानते हैं ना कि उनके सीनियर नेता किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। जब हमने सैन्य धाम की बात उठाई और सैन्य धाम के भ्रष्टाचार को हमने उजागर किया और पूरे, लेकिन कांग्रेस ने चुप्पी साधी। उन्होंने किसी भी तरह से अपने नेताओं को कहा कि भाई इस पे ज्यादा बात मत करो, अपने लोग हैं। क्योंकि आज की तारीख में सत्ता जो भोग है वो भारतीय कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, दोनों कांग्रेस और भाजपा मिलके सत्ता का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि इन दोनों के लिए कॉमन माफिया है, वो माफिया दोनों को संचालित करता है, दोनों को चलाता है। लेकिन जो बाकी रह गए, जो जनता रह गई है, जनता आज किनारे है। जनता और राजनीति दो अलग अलग ट्रैक पे चल चुके हैं। अभी ये समझ में बहुत कठिन सब्जेक्ट है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं। इस समय जनता बिल्कुल बच्चे की तरह हो चुकी है। पूरा धुआं उठेगा, पूरा मीडिया से लेकर हर जगह पर्चे पोस्टर, ऐसा धुआं उठेगा कि हम सब भूल जाएंगे और केवल एक याद रहेगा कि साहब कांग्रेस का पोखरियाल और भारतीय जनता पार्टी का थपलियाल। अब इनकी गुणवत्ता कोई नहीं जांचेगा, कोई ये नहीं देखेगा। अभी भी कहने लग गए, हम ही खुद कहने लगे कि साहब विनोद पोखरियाल, जो वीरेंद्र पोखरियाल है वो बड़ा अनुभवी है। क्या अनुभव है वो? मैं उनको देखा है कि वो लड़का क्या किया है। वो कहीं बहुत बड़ा काम तो नहीं कि केवल संचालन कर रहे, एक कोऑपरेटिव में हो गया। इसी तरह से सौरभ, तो मैं जानता हूं कि सौरभ क्या करता रहा, किस तरह से सौरभ का नॉर्मल जो बिहेवियर है आउट ऑफ द ट्रैक, वो हम जानते हैं। लेकिन क्या बोले, सब इस कुरुक्षेत्र में सब अपने लगे सगे संबंधी हैं। वो पोखरियाल हमारे साथ आंदोलनकारी, ये सौरभ हमारा भाई बंद, मतलब पूरे भाई बंद इस कुरुक्षेत्र में है। और किसको कैसे बोले कि ये जो लोग हैं, जो पार्टियां हैं, ये पार्टियां किसी भी तरह से राज्य हित में, जनहित में कदापि नहीं है। जो बात इस समय मलिक साहब ने उठाई थी कि भ्रष्टाचार का नामो निशान ही खत्म हो गया, भूल गए लोग कि क्या कितना बड़ा अपराध इस नगर निगम में इस गांव ने किए थे, कितने बड़े, वो सब भूल गए लोग। और सौरभ थपलियाल एक नया चेहरा आ जाएगा। तो इन चीजों को चिंताओं में लेते हुए हमें ये देखना पड़ेगा, हम पूरी कोशिश करेंगे जनता के बीच में जाकर कि समझो तुम्हारे ये नेता नहीं है, ये लूटने के लिए आ रहे हैं, यहाँ के संसाधनों को लूटने के लिए आ रहे हैं। ये हम जनता को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उन्होंने सैन्य धाम में देखा कि ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात चल रही थी कि ट्रेंचिंग ग्राउंड को किस तरह से इन्होंने मिसयूज किया हुआ है गामा साहब की टीम ने। हम जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने पूरा जो स्मार्ट सिटी को एक ऐसे डर्टी सिटी में कन्वर्ट कर दिया। हम जानते हैं, लेकिन वो चर्चा होगी ही नहीं इस चुनाव में। ये हमें चिंता है, इस चर्चा को हम कैसे लाएं। हमें बहुत शुक्रगुजार है कि जो आपने इस डिबेट को करके एटलीस्ट एक ठीक है थोड़ी सी आवाज गिलहरी की तरह, जैसे जिसने पुल बनाते समय, सेतु बनाते समय जो रोल किया था, वो रोल हम आज निभा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता समझे कि समझो
बिना मुद्दों के, बिना सवालों के इन लोगों को मत जाने दो। ये लोग एक देश बदल कर यहाँ पे आए हैं। ये लोग तुम्हें लूटने आए हैं, तुम्हारा वोट को लूटने आए हैं, वोट लेने नहीं आए हैं। तो इसलिए इन तमाम सवालों को हम जनता के बीच में रखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सारे उत्तराखंड में इसको हम एक दिन आएगा निश्चित रूप से जनता समझेगी इनके पूरे करतूतों को, किस तरह से ये पूरे राज्य को बेचने में आ रहे हैं। कैसे चलिए, कम से कम जनता समझे, उस दिन का इंतजार है। ठीक है सर, दीपक जी का रुख कर लेंगे। दीपक जी, आपने बड़ी अच्छी बातें कही और आप कांग्रेस को लेकर जो बातें कह रहे थे कि भाई आपके अलग अलग गुट के अलग अलग मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति फिलहाल ये हो गई है कि ना तो कोई बड़ा मुख्यमंत्री चेहरा है, ना तो शीर्ष नेता करण मारा के नेतृत्व में पार्टी काम जरूर कर रही है, कहने को वो पार्टी के एक बड़े स्तर पर बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपलब्धियां सर गिनी जाती हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान पार्टी के नाम क्या उपलब्धियां कराई। पहले तो वो शून्य नजर आती हैं और दूसरा ये कि लगातार गिरता कार्यकर्ताओं का जो भरोसा है वो बहुत बड़ी बात है। अलग अलग गुट हैं, अलग अलग गुट के हिसाब से हर बार कुछ ना कुछ नया छिड़ जाता है। हर बार कोई भी चुनाव हो उससे पहले कांग्रेस में यही होना है जो अभी हो रहा है। कोई भी चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, नगर निकाय के चुनाव, सोचिए छोटे स्तर से ये चीजें हो रही हैं जो कांग्रेस पार्टी मैनेज नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो सिर्फ एक बड़े सामान्य से जो एजेंडा होता है ना कि सत्ता पक्ष ने कुछ भी कहा, अब उस पर हमको विरोध दिखाना है, एक उस प्रक्रिया पर ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी चल रही है। और यही वजह है कि वो रवैया टूटता नहीं और पार्टी पर ध्यान जाता ही नहीं मैनेजमेंट का। देखिए, जहां तक विरोध की बात है, हाँ। अगर कोई घोटाला हो रहा है, भ्रष्टाचार देश में राष्ट्रीय स्तर पर तो इतने मुद्दे हैं कि गिनती नहीं है, लेकिन करने वाला तो चाहिए। जब अंदर खाने आपके नेता जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो अंडरस्टैंडिंग करके सत्ता के साथ चलते होंगे तो क्या बनेगा आपका। उत्तराखंड में देहरादून है, इतने घोटाले हैं, क्या इसमें कांग्रेस के सभासद नहीं होते क्या? इसमें देहरादून नगर निगम में आवाज उठाते हैं? अरे आवाज उठाते हैं। नगर निगम के गेट पर ताला लगा दीजिए, जब तक जांच नहीं होगी ताला नहीं खुलेगा। ये विपक्ष की तो मजबूरी है कि बोल नहीं सकते, और हिस्से में इसके तो मायने ये हैं कि सबको प्रसाद मिला, मैं तो यही बोलूंगा। अब आप देखिए, मैंने इतने नगर निगम के देहरादून के घोटाले गिना दिए, क्या अगर विपक्ष तो जो है वो तो उनमें इन्वॉल्व है, सीधी बात है, लेकिन विपक्ष कहां सो रहा है? क्या मजबूती से कर रहे हैं? आपस में ही इतने फ्रिक्शंस हैं, उनसे बाहर आइए। विपक्ष को तो मैं ये कहूंगा, तपलियाल जी, यूकेडी से बहुत ज्यादा उम्मीदें की गई हमेशा, लेकिन यूकेडी में जब भी कोई आपका विधायक चुना गया ना, वो सत्ता के साथ बैठ गया जाकर के। एक कटु अध्याय है यूकेडी का ये भी, तो उस पर भी विचार कीजिए। यूकेडी से बहुत उम्मीदें आज भी हैं, तब भी थी, लेकिन जनता अब आपको मतलब पिक्चर से बाहर मानता है। रीजन जो आपका बनेगा वो सत्ता की गोदी में बैठ जाएगा, चरण वंदन करने लग जाएगा। अरे कल तक जिनके खिलाफ थे यार, आज उनके सामने खड़े हो रहे हो, हैं? उनके साथ में गलबैयां कर रहे हो। चाहे आपके वो बहुत बड़े नेता, एक मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, है तो 4-5 आपके एमएलए बने जो सबने मलाई काटी। क्या ये उचित है? और सत्तारूढ़ दल बीजेपी, भाई आप लोगों ने तो हमेशा पार्टी विद डिफरेंस की छवि रखी है। कब से? 3 दशक 4 दशक की बात बता रहा हूं, लेकिन आज आप लोगों के सामने राजनीतिक स्वच्छता नाम की कोई चीज नहीं है। अंकिता भंडारी का जो केस है उत्तराखंड में, खास तौर से हमारे पर्वतीय मूल के लोगों के सीने पर एक जख्म है। इतना गहरा जख्म, उसका हत्यारा किस नेता का लड़का है? कोई एक बीजेपी वाला बोलकर दिखा दे उसका नाम कि हाँ जी ये था, क्योंकि सबको अपनी चिंता है कि अरे किसी ने सुन लिया यार, मेरे से सवाल जवाब हो जाएगा। अरे पार्टी लाइन से ऊपर इंसान भी तो होंगे। उसका लड़का वहां पर जेल में भी गुंडागर्दी कर रहा है, अरे किसकी शह पर कर रहा है? कुछ तो शर्म कीजिए। एक बीजेपी का नेता हो या जो सहयोगी संगठन है, संघ हो, ये विश्व हिंदू परिषद हो या कोई और संगठन हो, एबीवीपी हो, मुझे उसके सोशल मीडिया पर अंकित भंडारी के हत्यारों के खिलाफ कोई पोस्ट दिखा दीजिए, किसी ने विरोध किया उसका नाम लेकर के। इतना भय का माहौल,
तो क्या भला करेंगे? ये चारों तरफ से जवाब मांगे जाते हैं, एक से नहीं। तो इसलिए है नगर निगम के ये चुनाव हैं, इसमें टिकट तो देखिए जो फाइनल होने हो चुके, अब उनमें तो कोई चेंज होगा नहीं। अच्छा ये होगा कि कांग्रेस भी अपने को मैनेज करे, बीजेपी भी अपने को मैनेज करे, और जनता पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके मेरिट्स और डीमेरिट्स खुद डिसाइड करे और फिर वोट करे। मैं तो ठीक है सर, आपके पास में लौटेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता प्रभा जी का एक बार रुख कर लेते हैं। प्रभा जी, आरोप तो बहुत सारे लग रहे हैं बीजेपी पर भी। आप कह रही हैं कि ऐसा नहीं है कि चर्चा सिर्फ हम कांग्रेस पार्टी को लेकर कर रहे हैं। दो बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस सेम स्थिति में। जी, सवाल कहना उठ रहे हैं चाहूंगी जो हाँ। हमारे विपक्ष के। जी हेलो, हाँ बोलिए। देखिए सवाल ये लगा रहे हैं, लेकिन अगर आज जो हम चर्चा देखिए वो हो रही है नगर निगम के चुनावों पर। ठीक है, ये हमारे हम कहेंगे लोकल बॉडी के हमारे चुनाव है, तो अगर हम लोकल बॉडी की भी पहले बात करें, तो मैं आपसे अभी भी ये कह रही हूँ कि जहां जहां हमारे इससे पहले भी पार्षद रहे हैं, उन्होंने धरातल पर काम किया है, और हम अभी भी यही कर रहे हैं, पूर्ण निश्चय के साथ कह रहे हैं कि विजयश्री हमें प्राप्त होगी। लेकिन जो अभी हमारे भाई यूकेडी के जो थपलियाल जी, मैं उनकी बात से मुझे विरोधाभास ये है कि आप हमेशा ये बात कर रहे हैं, विजन और अनुभव की बात कर रहे हैं। आप ये देखिए, किसी बच्चे को भी हम स्कूल में जाते हैं, क्या उसको पेन पकड़ना पहले ही आता है, या विजन, कौन से विजन की आप बात कर रहे हैं? मैं ये कहती हूँ जो हमारे छात्र संघ के नेता होते हैं, अगर आज वो हमारे मेयर बनेंगे तो क्या उनका अनुभव नहीं है? और जो हमारे सौरभ थपलियाल जी हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज राजनीति में है, मैं कहूंगी कि स्वच्छ छवि के वो है, इतने महत्वपूर्ण दायित्वों पर वो रहे हैं संगठन में, और उन्होंने इतने अच्छे से अपने दायित्वों का निर्वहन वहां पर किया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो अनुभवहीन है? और जब कोई इंसान है, जब उसको दायित्व दिया जाता है, आप तभी तो उसकी परीक्षा लोगे कि वो पहले के कंपैरेटिवली अब कितना अच्छा कार्य कर सकता है। तो आप ये कहना कि उनको विजन नहीं है, ऐसा तो जब हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश की सत्ता पर बैठने वाले थे, तो इतने बड़े बड़े लोगों ने, विपक्ष ने कहा था, खुद कांग्रेस ने कहा था, एक चाय बेचने वाला कैसे देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कैसे इसको विदेश नीति आएगी, ये कौन सी विदेशी मुद्दे रखेगा? मैडम मुद्दे पर आइए ना, अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप निकाय चुनाव के प्रत्याशियों पर बात कीजिए ना। नहीं, मैं आपको वही बताने चाह रही हूँ, मैं आपको वही बताने अभी घोटालों को लेकर दीपक जी ने कितने सारे आरोप लगाए, उस पर आप कुछ डिफेंड नहीं कर रहे हैं। मेयर के ऊपर गंभीर आरोप है, हाँ, आपके मंत्रियों पर आरोप है। आपने देख लिया ना? नहीं, आरोप है, देखिए आरोप की चर्चा चल रही है, तो उनको जो है तो आज उसका भुगत रहे हैं ना। अगर क्या भुगत रहे हैं सर? आप मैडम, आप पर आरोप की बात आ रही है, ये पनिशमेंट काफी है। मैडम आप पर आरोप की बात आ रही है, बीजेपी पर उनकी जांच चल रही है, और जांच के बाद जो भी नतीजे सर वही ना, जवाब रेडी में जवाब, उसके बाद जो भी जांच के बाद नतीजा आएगा, वो देखिए वो कोर्ट में गया हुआ है, तो उसमें हम चर्चा यहाँ पे नहीं कर रहे हैं कि या हम उनको सजा दे रहे हैं या विपक्ष उनको सजा देगा, ये तो कोर्ट का विषय है, कोर्ट में ये चला जाएगा। लेकिन जब जनता अगर हम पे विश्वास, क्या उत्तराखंड में विकास नहीं हुआ? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या शहर में विकास? जनता तो सवाल प्रभा जी तब भी पूछ रही थी जब 1 साल ज्यादा तक निकाय चुनाव नहीं हुए, तब बीजेपी सामने आकर नहीं बोल रही थी कि निकाय चुनाव क्यों नहीं हुए। विकास किया है तो विकास तो हुआ है ना। आप ये नहीं कह सकते कि देहरादून में विकास नहीं हुआ, या वार्डों में विकास नहीं हुआ, या उत्तराखंड में नहीं। विकास का मतलब ये थोड़ी है कि भ्रष्टाचार के साथ साथ विकास चलेगा। उत्तराखंड आज जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, मैडम सुनते जाइए तब बोलिए। प्रभा जी करनी हो, प्रभा जी इतनी ज्यादा, प्रभा जी अरे प्रभा जी सुनिए पहले, भ्रष्टाचार होता तो क्या विकास होता? प्रभा जी पहले तो सुनिए, मैडम पहले सुनिए उसके बाद बोलिए। सर उनको पहले सुनना नहीं है मैडम, कॉमन जनरल बातें बोलते रहेंगे आप, इससे कुछ नहीं होगा। आप कह रही है विकास हुआ है, विकास और भ्रष्टाचार पैरेलल थोड़ी चलने लगेंगे। विकास और भ्रष्टाचार बराबर नहीं चलता। परमिशन मिल गई आपको। भ्रष्टाचार बीजेपी क्या चाहे कांग्रेस, कोई भी विपक्ष भ्रष्टाचार करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर अरे आप वो कहाँ कर रहे हैं, वो तो सत्ता के बाहर बैठे हैं। भी तो न्यायालय को है ना, वो तो न्यायालय करेगी ना, उसका अधिकार हमको नहीं कि हम यहाँ बैठ करके। मैडम अब सुन लीजिए, प्रभा जी अब शांत हो जाइए। हम लोकतंत्र में चोरों की जनता जनार्दन है, अगर जनता जनार्दन है, अगर वो हमें चुन रही है तो वो
वो विकास देख रही होगी ना, जनता देख रही है कि हम काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सर दीपक जी, सर दरअसल समस्या ये है ना कि जनता ने वोट देकर हटा दिया, तो अब हमें सारे लाइसेंस मिल चुके हैं, अब हमें लाइसेंस मिल चुके हैं। जनता आपको वोट करके देती, हम अपने आप सत्ता पे नहीं आएंगे, जनता ने हमें चुना है, हमने उनके लिए काम किया है, विकास किया है। ठीक है प्रभा जी, हो गया अब आपका, प्रभा जी हो गया। दीपक जी, जनता ने वोट करके चुन दिया, अब हम सत्ता में आ गए, अब हमारे पास लाइसेंस है और अब हम किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, हम सिर्फ कहेंगे हमने जनता नहीं देगी ना। ठीक है मैडम, सुनिए मैडम, रुक जाइए, पॉज। जनता तो मजबूर है, जनता के तो माइंड आप लोग वॉश आउट कर देते हो। एक बार बताइए, जनता बड़ी कितनी जनता नहीं, आप यहाँ पर बैठे हो, क्या सारी जनता वोट करती है? ऐसा कैसे माइंड वॉश कर दी? इसका मतलब आप जनता पे आक्षेप लगा रहे हो, आप कि जनता अपनी जनता पे वो लगा रहे हो। नगर निगम अगर के लोग चुनाव हमें में, वोट कर रहे हैं, नगर निगम भारतीय के जनता चुनाव पार्टी का में एक ही मुद्दा राष्ट्रीय रहता है, मुद्दे विकास करेंगे और जन कल्याण की योजनाएं हम लेकर आएंगे। देखिए, अगर हम कार्य कर रहे हैं, जनता हमें तभी वोट कर रही है। अगर भ्रष्टाचार आप बोल रहे हो, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो न्यायालय का काम है। जो भी व्यक्ति होगा दोषी, चाहे वो सत्ता वाला हो, विपक्ष वाला हो, तो वो उसको दोषी ठहराएगा ना। दीपक जी देखिए, सुनिए दीपक, ठीक है प्रभा जी, देखिए अपने आप प्रभा जी हो गया, हम तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। प्रभा जी हो गया, मैडम आप सुना करिए, बिना रुके आपको बोलने को नहीं कहा जाता, सुनते जाइए उसके बाद बोला करिए। प्रभा जी FIR दर्ज हुई है, नगर निगम में इतने घोटाले मैंने गिनाए हैं, एक की भी बताइए मुझे। सर वो जवाब नहीं है, बताया ना कि जनता ने हमको चुना है और अब हम बैठे चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रभा जी शांत हो जाइए, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन प्लीज सुना करिए और उसके बाद बोला करिए। दीपक जी आपका भी शुक्रिया, वक्त की कमी है, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे विरोध को लेकर, जो अपने अपने दलों में चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों को देखना पड़ रहा है और अब ऐसे में स्थितियां कैसे ठीक होंगी दोनों ही बड़े दलों के लिए देखना बहुत अहम होगा। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।